जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। और शायद आप लोग थोड़ा दुखी भी होंगे क्योंकि रात भारत ने मैच क्योंकि भारत ने रात जैसे मैच हारा है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि इंडिया ने 10 के 10 मैच जीते थे और अब फाइनल में पहुंचने के बाद हारना एक बहुत ही दुख का विषय है। पर क्या कर सकते हैं। टीम इंडिया ने तो अपना बेहतर प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो कर सकते थे उन्होंने भी अपना 100% दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। और इंडिया आने वाला वर्ल्ड कप अब 2027 का जरूर जीतेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं तो आज की क्लास। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे भाग 1 के बारे में और भाग 1 हम पढ़ चुके थे पूरा कंप्लीट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान का भाग 2। भाग 2 जिसमें बात की जाती है नागरिकता के बारे में। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। और ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमें पढ़ना है नागरिकता के बारे में। तो आइए जानते हैं कि नागरिकता क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 2। भाग 2 और भाग 2 में क्या दिया हुआ है हमें? नागरिकता। भाग 2 में क्या पढ़ना है हमें? नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद या आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमें क्या पढ़ना है? नागरिकता। आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है नागरिकता। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाग 2 में आर्टिकल कहां से कहां तक शामिल है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या दिया हुआ है हमें? नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है। नागरिकता के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नागरिकता होता क्या है। अगर नागरिकता की हम बात करें, अगर किसी भी देश की अगर हम बात करें तो किसी भी देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो होते हैं वहां के नागरिक जो उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, और दूसरा होते हैं विदेशी जो किसी अन्य देश के रहते हैं लेकिन वो उस देश में आकर रह रहे होते हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें, हम सभी भारत में रहते हैं और हम सभी भारत में रहते हैं, इसलिए हम सब क्या है? भारतीय नागरिक हैं। लेकिन अगर कोई बाहर वाले देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? विदेशी। तो इसी तरह से किसी भी देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो खुद नागरिक वहां के जो उस राज्य के उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, और दूसरे होते हैं विदेशी। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों भारत के अंदर नागरिकता की, तो भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सभी के पास एक नागरिकता है और जिसका नाम है भारतीय। हम सभी भारतीय नागरिक हैं और हमारे यहाँ पर भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर हम आगे बात करें किसी और देश की, जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां पर डुअल सिटीजनशिप है। क्यों? क्योंकि वहां के नागरिकों को एक तो उस देश की यानी कि अमेरिका की नागरिकता दी हुई है, और अमेरिका के अंदर जो 50 राज्य हैं उन 50 के 50 राज्यों की अपनी अलग अलग नागरिकता भी दी गई है। लेकिन भारत के अंदर केवल एक नागरिकता का प्रावधान है जिसका नाम है भारतीय नागरिकता। क्लियर है यहाँ तक की चीजें आप सभी को? आगे बात करें अगर हम, तो भारतीय नागरिकता की बात करें तो भारत में नागरिकता का प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। और भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को नागरिक बनने के लिए 5 तरह की शर्तें दी गई हैं। 5 तरह की शर्तों के द्वारा भारत के अंदर कोई भी भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है। तो भारत की नागरिकता का अर्जन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं, आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे हम किस किस आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। हम जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र विलय के आधार पर, या फिर हम पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पर हमें चर्चा करनी है। तो इन सभी में हम सबसे पहले देखेंगे तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 शर्तें दी गई हैं। कितनी शर्तें दी गई हैं? 5 शर्तें दी गई हैं। 5 शर्तें कौन कौन सी, आज हमें वही पढ़ना है। और भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से होता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा।
तो 5 तरह में जो हमारा पहला तरीका है वो है जन्म के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक किस तरह से बन सकता है, इसके लिए क्या प्रावधान है, आइए समझते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक किसको माना जाएगा? अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद, या फिर इसके तो बाद होना चाहिए, या फिर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 से पहले। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अंदर और 1 जुलाई 1947 से पहले भारत के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि 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 ये एक कंडीशन तो होगी कि भारत के अंदर, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि वो भारत के अंदर उसका जन्म हुआ हो, माता या पिता में से कोई भी एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो। माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो। कोई एक भारतीय नागरिक हो। क्या कंडीशन है पहली? अगर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक बनना है तो उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो, या फिर 1 जुलाई 1947 से पहले भारत के अंदर उसका जन्म हुआ हो, तो वो व्यक्ति भारतीय नागरिक जन्म से माना जाएगा यदि उसके माता और पिता में से कोई भी एक भारतीय है। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद से 3 दिसंबर 2004 के बाद से ये प्रावधान कर दिया गया कि वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होगा उसका, यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद वो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके या तो मम्मी या पापा भारत में जिसका जन्म हुआ हो। एक तो भारत में जिसका जन्म हुआ हो और साथ ही साथ उसके मम्मी पापा दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक, यानी कि उसके माता और पिता दोनों क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, पहली कंडीशन। अब ये हुआ है 3 दिसंबर 2004 के बाद कि भारत में जिस भी का भी जन्म होता है उसके मम्मी और पापा यानी कि उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक भी है, उन दोनों में से अगर कोई एक भारतीय नागरिक है तो भी उसको क्या माना जाएगा, जन्म के आधार पर माना जा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसके माता या पिता में से तो कोई एक जरूर क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक, और जो दूसरा हो वो किसी देश का अवैध प्रवासी ना हो। वो क्या ना हो, वो अवैध प्रवासी ना हो। यहाँ तक की बात समझ आई? या तो उसके मम्मी पापा दोनों ही भारतीय नागरिक हो तो जन्म के आधार पर नागरिक माना जाएगा, या फिर उसके मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो तो तब भी उसको क्या माना जाएगा, जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा। यहाँ तक की समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे वंश के आधार पर। दूसरा है हमारा वंश के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर कोई व्यक्ति किस तरह से भारत का नागरिक बन सकता है, आइए देखते हैं। अगर वंश के आधार पर किसी को भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, कब की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म अगर कहीं भारत के बाहर हुआ है, कहां पे हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, उसका जन्म कहां पर हुआ है, भारत के बाहर। उसका जन्म कहां पर हुआ है, भारत के बाहर हुआ है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, यदि 10 दिसंबर 1992 से पहले जन्म कहां हुआ है, भारत के बाहर हुआ है, ये क्या हुआ है, जन्म। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ है, या फिर 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इसके पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। पिता क्या हो, भारतीय नागरिक हो, पिता भारतीय नागरिक हो।
तो दोस्तों ये प्रावधान था 1992 तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और 10 दिसंबर 1992 से पहले किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसके पापा भारतीय नागरिक हैं, तो उसके वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। लेकिन अब क्या प्रावधान है, अब ये है 10 दिसंबर 1992 के बाद ये कर दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है तो अब उसके माता या पिता में से अगर कोई भी एक भारतीय है, माता या पिता कोई भी, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो, अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको वंश के आधार पर भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ये प्रावधान 1992 के द्वारा किया गया था। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। अब हम तीसरा देखेंगे, अब हमने जन्म के आधार पर देख लिया, वंश के आधार पर देख लिया, अब हम देखेंगे पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, यानी कि थ्रू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता किस किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के साधन ये दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो निम्न व्यक्ति केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहला है भारतीय मूल का व्यक्ति। सबसे पहले तो भारतीय मूल का व्यक्ति हमें पता होना चाहिए कि भारतीय मूल का व्यक्ति किसे कहते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति वो होता है कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स भी भारत के अंदर ही रहते थे, वो भारत के नागरिक थे, लेकिन वो प्रेजेंट में वो व्यक्ति को किसी और देश का नागरिक है या वो किसी और देश की राष्ट्रीयता धारण करता है, तो वो व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स क्या है, वो भारतीय नागरिक थे। क्लियर है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है, आइए आगे बात करते हैं। तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से 7 वर्ष पहले, कितने साल पहले, 7 साल पहले, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो 7 साल पहले से क्या कर रहा हो, भारत में रह रहा हो, यानी कि जब वो अपना आवेदन देगा, आवेदन देने से 7 साल पहले वो भारत में रह रहा हो, तो वो व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड बात है, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो। भाई अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, और भारतीय मूल का भी बताया, भारतीय मूल का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स जो कि भारत के नागरिक थे, उनके बच्चे वो भी क्या कर सकते हैं, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो वो भी पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि वो व्यक्ति 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। अगर वो व्यक्ति 7 साल से भारत में रह रहा होगा तो वो भारत का क्या बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, यानी कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और उसके नाबालिग बच्चे हैं, वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। मान लिया कोई व्यक्ति है, उसको भारतीय नागरिक बनना है, वो भी किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, तो उसके खुद के माता पिता क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, और वो खुद भी जो भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा लेना चाहता है वो 12 महीनों से क्या कर रहा हो, भारत में रह रहा हो, वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। तो देखते हैं एक बार हमने क्या क्या देखा, किस किस तरह से पंजीकरण के द्वारा नागरिकता हम ले सकते हैं। पहला है, भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो आवेदन प्राप्त करने से 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो, वो भारत की नागरिकता लेने का पूरा अधिकार रखता है। इसी के भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या फिर किसी अन्य देश में रह रहा है, तो वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ वो व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो, वो भी भारत की नागरिकता ले सकता है, बस शर्त यह है कि वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। इसी के साथ भारत के
जो नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चे भी भारत का नागरिक बन सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और साथ ही साथ वो व्यक्ति या वो बच्चे जिनके माता पिता खुद रजिस्टर्ड हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दो तरीके और बचे, एक तो क्षेत्र विलय या फिर हम क्षेत्र प्रविष्टि के आधार पर देखेंगे, और एक हम देखेंगे रूप से ये देशीयकरण के द्वारा किस तरह से कोई भारत का नागरिक बन सकता है, अभी हम वो भी देखेंगे। प्राकृतिक रूप से, जैसे हम देशीयकरण के द्वारा भी कह देते हैं प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक किस तरह से बन सकता है, तो समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति भारत में प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि वो व्यक्ति 12 साल तक क्या कर चुका हो, भारत के अंदर 12 वर्षों से रह रहा हो। कितने वर्षों से? 12 वर्षों से वो भारत के अंदर रह रहा हो। और उसमें कंडीशन क्या है 12 वर्षों में, कि एक तो वो 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो, 12 महीने से यानी कि 1 साल वो पूरा लगातार भारत में रहा हो, और इसी के साथ 11 वर्ष और रहा हो, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे 12 साल। यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर 12 साल से रह रहा होगा, और इसी के साथ साथ वो व्यक्ति भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में लिखित 22 भाषाओं में से उन भाषाओं को पढ़ना, लिखना और समझना जानता होगा, तो वो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से या फिर देशीयकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। क्लियर है इतनी बात? इसी के साथ आगे बात करते हैं क्षेत्र विलय के आधार पर या क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा भी किसी भी क्षेत्र को भारत के अंदर मिलाया जा सकता है, और जब क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग को भारत के अंदर मिलाया जाएगा तो वहां पर रहने वाले सारे के सारे नागरिक वो खुद ब खुद भारतीय बन जाएंगे, क्योंकि वो क्षेत्र भारत का हो चुका है। तो इस तरह से क्षेत्र विलय के आधार पर भी भारत का नागरिक बन सकता है कोई व्यक्ति। मान लिया कल को हम चाइना पे अटैक कर दें और भारत ने चाइना पे अटैक किया, और चाइना पे अटैक करने के बाद वो सारा का सारा रीजन हमने चाइना का वो भारत के अंदर मिला दिया, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो पूरा का पूरा चाइनीज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंडियंस हो जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्र समाविष्टि के आधार का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भूभाग जो भारतीय क्षेत्र में शामिल होगा तो वहां रहने वाली जो जनता है, वो जनसंख्या है, वो सब भी क्या कहलाएंगे, फिर वो सब भी भारतीय होंगे। तो ये है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भारतीय नागरिकता किस तरह से दी जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर भारत सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपने कूटनीतिक फायदे के लिए, किसके लिए, अपने कूटनीतिक फायदे के लिए, कूटनीतिक फायदे के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को कभी भी भारतीय नागरिक बना सकती है। और इसलिए उसे ये जो सारी कंडीशन अभी आपको बताई गई थी उनमें से किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर भारत सरकार का फायदा है तो भारत सरकार अपने कूटनीतिक फायदे के लिए क्या कर सकती है, वो किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक का दर्जा दे सकती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा भारत में एक व्यक्ति जिनका नाम है दलाई लामा, जो कि तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं। तो तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, उनको भारतीय नागरिकता दी गई थी। और इसी के साथ साथ जो हमारी सानिया मिर्जा हैं, उन्होंने भी भारतीय होने के बावजूद किसी पाकिस्तानी से शादी की थी, लेकिन भारत ने उनकी नागरिकता नहीं किया, उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भारत के लिए क्योंकि वो गेम खेलती हैं, और जो भी गेम खेलेंगी तो जीत के मेडल किसके लिए आएगा, वो भारत के लिए आएगा। इसलिए उनसे भी भारतीय नागरिकता नहीं छीनी गई है। और इसी के साथ आपने नाम सुना होगा एक बांग्लादेश की एक लेखिका जिनका नाम है तस्लीमा नसरीन, उनको भी भारतीय नागरिकता दी गई, क्योंकि भारत सरकार को जहां पर अपना फायदा दिखाई देगा वो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दे सकती है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन बना सकता है, तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनेंगे वो कानून बनाने का अधिकार होता है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। नागरिकता कानून की अगर हम बात करें
तो इसको हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, तो अब तक भारत के अंदर अगर हम बात करें कि नागरिकता में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो नागरिकता अधिनियम में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 6 बार। और 6 बार वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला हुआ था 1955 में, फिर हुआ था 1986 में, फिर हुआ था 1992 में, फिर हुआ था 2003 में, फिर 2005 में, फिर हुआ था 2000, लास्ट हुआ था 2019 में। तो इस तरह से टोटल 6 बार भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम में 6 बार चेंजेस हो चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अभी नागरिकता के बारे में हमें और भी पढ़ना है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।